प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना का प्रकाशन वर्ष बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी है 1959। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1969, है ना। 1969 राइट आंसर होगा। ठीक है, हर तरह के प्रश्न हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा की रचना है। आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है। तो आप सभी को पता है क्या भूलूं क्या याद करूं जो है हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। ठीक है ना, आत्मकथा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से आप लोग प्रश्न देखिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं और छोटा कर दूं इस प्रश्न को, ये पूरा दिखे आप सभी को। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। इस रचना में जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी है श्यामा से विवाह कर, यानी हरिवंश राय बच्चन ने जो है श्यामा से विवाह और उनकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं। ऑप्शन ई है बच्चन अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। ठीक है, इस तरह से जो है प्रश्न आता है और आएगा भी। अभी आप पेपर देंगे 11 तारीख को, तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे पूरे एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम प्रश्न आएगा, लेकिन इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है उसको भी मैं बताऊँगी कि उसमें जो है क्या सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी सही है, सी सही है, तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऐसा मैं मान के चलती हूँ। अब देखते हैं जो डी गलत है वो क्यों गलत है। बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं, इसमें ये दिया गया, लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे इस पुस्तक में जो है बच्चन जो है सबसे पहले बाबूपट्टी गाँव का नहीं, अमोढ़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे अमोढ़ा, ठीक है ना, अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बाबूपट्टी रख दिया है तो ये गलत हो गया। ई ऑप्शन देखेंगे क्यों गलत है। बच्चन जो है अपने माता पिता के 9वीं संतान थे, 9वीं नहीं थे, 6वीं थे। ठीक है, 6वीं संतान थे ये, तो ये भी आप लोग छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत है, बाकी 3 हमारा राइट आंसर होगा, ए बी सी। आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन में देखते हैं, विकल्प में देखते हैं ए बी सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे केवल रहेगा, केवल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक प्रैक्टिस सेट जो है ये 4 नहीं है, 4 हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, वो PDF सेव करते टाइम जो है वो सेव हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार बच्चन, ये 44 वर्ष होगा। ठीक है ना, 44 वर्ष के उम्र में PhD करने कहाँ गए थे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार बच्चन 44 वर्ष की उम्र में PhD करने कहाँ गए थे। लंदन गए थे, फ्रांस गए थे, कैम्ब्रिज गए थे या इटली गए थे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा। ऑप्शन सी कैम्ब्रिज गए थे, है ना, सही है ना, बिल्कुल बताएंगे कमेंट के माध्यम से, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। ठीक है, 5वें प्रश्न पे आएंगे। 5वां प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना में गांव का उल्लेख है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि कौन कौन सा गांव है, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अमोढ़ा गांव और बाबूपट्टी गांव।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन केवल ए और डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। गांव का नाम याद रखेंगे, आपको पता है ऐसे प्रश्न आते हैं। तो 2023 के जो प्रश्न आए हैं ना, उन्हीं प्रश्नों को मैं देख करके जो है सारे प्रश्नों को बनाई हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, और मूल पुस्तक को पढ़ के मैंने ये सारे प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छठा प्रश्न है, बच्चन गांधी जी की राजनीतिक कविता को क्या कहते थे? हरिवंश राय बच्चन जो है महात्मा गांधी जी की राजनीतिक कविताओं को क्या कहते थे? संघात्मक कविता, प्रतीकात्मक, प्रयोगात्मक या वर्गात्मक? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? प्रतीकात्मक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक कविता कहते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, पुस्तक में आत्मकथा जो है क्या भूलूंगा याद करूं, उसमें दिया गया है बच्चन जो है गांधी जी की राजनीतिक कविताओं को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न है, क्या भूलूंगा याद करूं के अनुसार बच्चन अपनी कविता को किस नाम से पुकारते थे? अपनी कविता को किस नाम से पुकारते थे? ध्यान रखेंगे, गांधी जी की कविताओं को जो है प्रतीकात्मक नाम से पुकारते थे, और अपनी कविताओं को जो है जीवनवादी कविता कह के पुकारते थे। ठीक है, तो आप लोग ये बातें ध्यान रखेंगे। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मिलान में भी आ सकता है, कथन में भी आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है, उन्होंने ही इनका कई खंडों में विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबों के समय पर थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहा। उपयुक्त कथन क्या भूलूंगा याद करूं रचना से किस पात्र के बारे में कहा जा रहा है? तुलसी के बारे में, भोलानाथ के बारे में, मिट्ठूलाल के बारे में या प्रताप नारायण के बारे में? राइट आंसर क्या होगा? उन्होंने ही इनका कई खंडों में विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबों के समय पर थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहा। यह कथन क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से किस पात्र के बारे में कहा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल कौन थे? मिट्ठू लाल हरिवंश राय बच्चन के परदादा थे। ठीक है, परदादा थे। और ये जो भोलानाथ है ना, मिट्ठू लाल के पिता थे। भोलानाथ जो है मिट्ठू लाल के पुत्र थे भोलानाथ। ध्यान रखिएगा, रिलेशन में यहाँ पर बता देती हूँ। मिट्ठू लाल के पुत्र थे भोलानाथ, और भोलानाथ के पुत्र थे प्रताप नारायण। ठीक है, ऐसे इनको जो 3 पीढ़ियों का उसमें जो दिया गया है, वो आत्मकथा में है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनके परदादा थे मिट्ठू लाल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए परदादा का नाम तो मिट्ठू लाल, दादाजी का नाम भोलानाथ, पिता का नाम प्रताप नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन पर किसका प्रभाव पड़ा था? हरिवंश राय बच्चन पर जो है किसका प्रभाव पड़ा था? इनकी माता का प्रभाव पड़ा था ना, है ना, माता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न है, बच्चन की माता का क्या नाम था? इसीलिए मैंने वहाँ पर नाम नहीं बताया आप सभी को। सूरसती। ठीक है, सूरसती और सरस्वती दोनों नाम ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न है, स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। उपयुक्त कथन किस रचना में उद्धृत है या किस रचना से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना से लिया गया है। ठीक है, स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। राइट आंसर क्या भूलूं क्या याद करूं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। है ना, सबसे कठिन प्रश्न। पंक्तियों को जो पहले के बाद के क्रम में लगाने के लिए आता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कठिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं,
अगर आपको एक से दो पंक्ति आपको अगर ध्यान है स्टार्टिंग में, तो आप जो है क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए पंक्तियों को जो है पढ़ते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती हैं जो झिझोर कर फेंक दे। तीसरा ऑप्शन है, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पांचवा, नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। ठीक है, ये सारे कथन हरिवंश राय बच्चन के हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल क्रम में है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए सही जवाब है। मैंने इसलिए ऐसे रखा ताकि आप इन पंक्तियों को एक जगह याद कर लें। ठीक है, अब जो प्रश्न बनेगा एनटीए जो बनाएगा वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएगा, है ना, लेकिन कोई ठीक नहीं है, बन भी सकता है ना। तो आप इन पंक्तियों को याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं सारी, इनको याद कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं से गौड़ पात्र हैं। ठीक है, गौड़ पात्र पूछे जा रहे हैं आजकल, तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में गौड़ पात्र कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, सारे गौड़ पात्र हैं, मनसा, गणेश, रामचंद्र शुक्ल, राजनाथ पांडे, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इन गौड़ पात्रों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब देखेंगे हम 14वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख मिलता है, किस रचना में मिलता है। मुर्देहिया में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुदरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख किस रचना में मिलता है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं में ही मिलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। जैसे आप लोगों ने, जैसे कोई टेक्स्ट आप मूल पुस्तक नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी टॉपिक में, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, अन्य गतिविधियाँ हो, कहीं से भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, या तो टेलीग्राम पे या तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैम इस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए, तो मैं उसका बिल्कुल निचोड़ निकाल करके जो है आप लोगों के सामने रख दूँगी पूरा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं वहाँ से जो है प्रश्न आपको, जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं आपके सामने बिल्कुल रख दूँगी, सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, अभी भी टाइम है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं अपने हिसाब से तो करा ही रही हूँ। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे, इसमें केवल बच्चन का परिवार जो नहीं रहेगा। ठीक है, बच्चन का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभारा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। उपयुक्त कथन क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से किस आलोचक का है। यह कथन जो है किस आलोचक का है ये आपको बताना है। यह कथन आप लोग ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें केवल बच्चन का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा। बच्चन का परिवार याद रख लीजिए, जो हटा देंगे तो भी आप लोग इस कथन को पहचान लेंगे अगर आ गया तो। या तो रंगों को उभारा है। ठीक है, ऐसे एक एक वर्ड जो आपको आसान लगे, कि आपको लगे कि हाँ मैं ये अगर वहाँ शब्द आएगा तो मैं पहचान लूँगा या पहचान लूँगी, तो उनको आप लोग दिमाग में बिठा के रखा करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा कथन याद करना हो, और ना ही याद होता है जल्दी, इतने सारे कथन होते हैं, है ना, एक दो हो तो चलो याद भी कर लो। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे, यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। यह कथन किसका है। उपयुक्त कथन नरेंद्र शर्मा ने किस रचना के संदर्भ में कहा है। अब ये आपको पता चल गया, यह कथन जो है
नरेंद्र शर्मा का है। अब किस आत्मकथा के लिए इन्होंने कहा है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं रचना के लिए इन्होंने कहा है, ठीक है ना। इस रचना में ये कथन जो है दिया गया है, दिया नहीं गया है, मतलब इस रचना के लिए इन्होंने ये कथन कहा है, ठीक है। 17वां प्रश्न देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब हम आ गए संस्कृति के 4 अध्याय के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष आप लोग बताएंगे क्या है। 1956 है ना, 1956 ईस्वी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय का रचना काल पूछा जाए तो 1956, और किस सन में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना पे, तो 1959 में। 1959 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं। आप लोग जानते होंगे संस्कृति के 4 अध्याय में कितने अध्याय हैं, तो नाम से ही पता होता है कि 4 अध्याय हैं। उन अध्यायों में प्रकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पहले अध्याय में ध्यान रखेंगे, पहले अध्याय में जो है कितने प्रकरण हैं, तो 3 हैं, ठीक है। दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो 7 हैं, ठीक। तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो 12 हैं, और चौथे अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो 17 हैं। अब आपको यहाँ पे कैसे याद करना है कि आपको भूले ना। 3 तो आप ध्यान रखेंगे, पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, 3 में आप 4 ऐड करेंगे, 3 में आप 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में आप 5, 7 5 12, 12 ऐड करेंगे तो 12, 12 में आप 5 ऐड करेंगे तो 17, ठीक है। इस तरह से जो है आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। अगर भूल भी गया तो ये आपको याद रहेगा कि कितना ऐड करने पे इतना होगा, तो आप प्रकरण कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। या तो क्रम में लगाने के लिए आ गया तो भी आप नहीं भूलेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। आगे जो है प्रकरण का नाम भी मैंने रखा है, तो हम देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं अभी मैंने बताया, आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। 12 प्रकरण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न थोड़ा छोटा करती हूँ, चलिए हम विकल्प बाद में देखेंगे, पहले यही देखते हैं क्वेश्चन। संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में विचार कीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में विचार कीजिए। अब मैंने किसकी रचना है ये क्वेश्चन नहीं लिया है, बिल्कुल आसान है, आप सभी को पता है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रश्नों का। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इस पुस्तक की भूमिका या प्रस्तावना कह लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। पांचवा ऑप्शन है, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में आर्य होगा, यहाँ पे आर्य आगमन का उल्लेख है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प हम बाद में देखेंगे, पहले मैं यही आप लोग पढ़ लीजिए एक एक लाइन ध्यान से, फिर हम चलते हैं विकल्प की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी को पता है। इसमें तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, इस पुस्तक की प्रस्तावना या भूमिका कह लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और चौथा, यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 1 3 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो गलत है उसको देख लेते हैं। यह इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, नहीं, हिंदू संस्कृति इस्लाम नहीं है, ये जो है तीसरे अध्याय का नाम है, ठीक है ना, तीसरे अध्याय का नाम है। और दूसरे अध्याय का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राचीन हिंदुत्व से विरोध नाम है, ठीक है।
यहाँ पे दूसरा अध्याय दिया गया ना, दूसरे अध्याय का नाम है प्राचीन, यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्राचीन हिंदुत्व, प्राचीन हिंदुत्व से विरोध। ठीक है, ये दूसरा नाम है। ठीक है, तीसरे का नाम है ये हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, तीसरा। अब देखते हैं पांचवा क्यों गलत है। इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में आर्य आगमन का उल्लेख है। ठीक है, आर्य आगमन का उल्लेख जो है द्वितीय में नहीं है, प्रथम में है। ठीक है, आर्यों का। द्वितीय में तो बौद्ध और जैन का आगमन का उल्लेख है। ठीक है ना, ये प्रकरण है उनके अंदर, ये जो दिए गए ना, ये आर्य आगमन का उल्लेख है, तो ये प्रकरण है उसके अंदर। ठीक है, सॉरी प्रकरण नहीं, शीर्षक है। ठीक है, तो आर्य गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, ये लाइन जो है गलत है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है ना। आर्य आगमन का उल्लेख जो यहाँ पे दिया है ना, मैंने बताया कि नहीं बताया, मैं भूल गई। आर्य आगमन का उल्लेख जो है फर्स्ट में है। ठीक है, प्रथम अध्याय में है, और यहाँ पे मैंने द्वितीय लिखा है। ठीक है, द्वितीय में बौद्ध और जैन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो ये मत सोचना आप लोग मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा और मेरी बातें याद आएंगी तो आप लोग फिर याद करना, है ना, मैम ने सही कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृति के 4 अध्याय में निम्नलिखित अध्यायों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, अब मैंने चारों अध्यायों को यहाँ पे रखा है, अब क्रम में लगाना है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए सबसे पहले राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहला संस्कृति के 4 अध्याय हैं, तो सबसे पहले अध्याय का क्या नाम है। नहीं भी नाम याद आए ना तो आप लोग पहले अध्याय को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा नाम है, पहले अध्याय का ही सबसे बड़ा लंबा लाइन है, उसका लंबा नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, बाकी तीनों देख सकते हैं छोटा छोटा है ना। तो एक ये भी तरीका है कि अगर आपको नाम नहीं याद आए पहले अध्याय का, तो इतना ध्यान में तो रहेगा कि यहाँ पहले अध्याय का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। ठीक है, वहाँ पे मैंने विरोध बता दिया था, शायद विद्रोह होगा। ठीक है, इसके पहले जो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराई हूँ तो वहाँ पे मैंने विरोध बताया था, विद्रोह होगा। ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी। तो एक आएगा यहाँ पे प्रेस, उसके बाद एक आएगा, फिर तीसरा आएगा हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है ना, इस्लाम, फिर दूसरा संस्कृति और यूरोप, फिर यूरोपों का आगमन होता है दूसरा। 4, 1, 3, 2। ठीक है, पहले ये, फिर ये पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। 4, 1, 3, 2। आशा करती हूँ क्वेश्चन अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृति के 4 जो अध्याय हैं क्रम में लगाने के लिए आए तो गलत नहीं होना चाहिए आप सभी से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनकर इस पुस्तक में बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। दिनकर के अनुसार जो है इस पुस्तक में बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है उसके अनुसार जो है दिनकर ने इस पुस्तक में, ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए हैं बुद्ध के। ठीक है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। मनुष्य दुखी है, दुख अकारण नहीं, दुख का विरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग भी है, और या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो मैं टाइम नहीं लूँगी, बिल्कुल ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सारे सही हैं ये। ठीक है ना, संस्कृति के 4 अध्याय में बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वो चारों यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से आए, मिलान के लिए आ जाए, सत्य असत्य के लिए आ जाए, तो आप लोग चारों नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति का इतिहास कितने क्रांतियों में मानते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत, जितने भी हैं
जितने भी प्रश्न मैं करा रही हूँ संस्कृति के 4 अध्याय से, या क्या भूलू के याद करूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति का इतिहास कितने क्रांतियों में मानते हैं, बताइए। 4 क्रांतियों में, 5 में, 7 में, 8 में। जब संस्कृति के 4 अध्याय आप पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। तीसरा कि दूसरा शायद दूसरा पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जो है ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 क्रांतियाँ मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का अधिकांश सामग्री किस पुस्तक से लिया है? उर्दू पुस्तक से, अंग्रेजी पुस्तक से, फारसी पुस्तक से, अरबी पुस्तक से। जो संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसका अधिकांश भाग रामधारी सिंह दिनकर ने किस पुस्तक से लिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बताइए आप सभी, किस पुस्तक से लिया है? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी पुस्तकों से, फारसी पे मत जाइएगा आप लोग, ना ही उर्दू पे, अंग्रेजी पुस्तकों से लिया है अधिकांश भाग। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय को किस नाम से पुकारा है? संस्कृति का ग्रंथ नाम से, इतिहास ग्रंथ नाम से, साहित्य का ग्रंथ नाम से, या वेद शास्त्र का ग्रंथ नाम से? रामधारी सिंह दिनकर जो है खुद जो है संस्कृति के 4 अध्याय को किस नाम से पुकारा है? आप जब ये पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि किस नाम से पुकारा है इन्होंने। तो ये कहते हैं कि इस पुस्तक को जो है मैं इतिहास ग्रंथ न मानते हुए साहित्य ग्रंथ मानता हूँ। ठीक है, तो साहित्य ग्रंथ पुकारते हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य का ग्रंथ। ठीक है, कहते हैं इतिहास ग्रंथ न मानते हुए साहित्य का ग्रंथ मैं मानता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, साहित्य ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ मत लगा दीजिएगा आप लोग, है ना, कन्फ्यूजन होगा अगर आप पढ़े होंगे पुस्तक तो क्लियर रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय में, ठीक है, प्रथम अध्याय कौन सा प्रथम अध्याय है? भारतीय जनता की रचना और संस्कृति का आविर्भाव। उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य आगमन का, भारतीय जनता, इस्लाम का आगमन, यूरोप का आगमन। कौन कौन से विषय पर चर्चा किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्य आगमन पर बात किया गया है और भारतीय जनता पे। ठीक है, तो ए और बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार जन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः कितने नस्लों में बांटा है? ठीक है, ये संस्कृति के 4 अध्याय जब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः कितने नस्लों में बांटा है? कितने नस्ल में बांटा है? 4, 3, 5, 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार जो है जन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः कितने नस्लों में बांटा है? तो 3 नस्लों में। 3 नस्लों में बांटा है। कौन कौन? पहले नस्ल का नाम है काकेशियन। ठीक है, पहले नस्ल का मैं बता देती हूँ, देखेंगे। काकोशियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम ही पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरे का मंगोल, और तीसरे का नाम दिया है इथोपियन। ठीक है, इथोपियन। ठीक है, ये 3 नस्ल बताया है जन विज्ञान के अनुसार जो है 3 नस्ल, सभी जातियों को जो है मुख्यतः 3 नस्लों में बांटा है, काकोशियन, मंगोल, इथोपियन। ठीक है, काकोशियन में जो लोग थे वो काले थे, मंगोल में जो थे वो पीले थे, और इथोपियन में जो थे, नहीं, इसमें जो है गोरे लोग थे काकोशियन में, मंगोल में शायद पीले और इथोपियन में काले। ठीक है,
यहाँ पे जो है वहाँ वर्ग विभाजित किया गया है, लोग जो कैसे थे वो भी वहाँ पे बताया गया है। तो शायद मैं सही बता रही हूँ, ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है जो मैंने नाम लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार दिनकर ने द्रविड़ों के कौन कौन से विकास माना है। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार जो है रामधारी सिंह दिनकर ने जो द्रविड़ थे उनके उनका जो है कौन कौन सा विकास माना है। समुद्र यात्रा की पारंपरिक आरंभ की, कृषि का विकास, सिंचाई के लिए नदियों को बांधने का कार्य, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर ने द्रविड़ों के कौन कौन सा विकास माना है। आप जो अध्याय 3 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि द्रविड़ जो है वहाँ पे कौन कौन सा विकास जो करे रहते हैं उनका जो है जिक्र, उल्लेख जो है रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। तो ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। मैंने इसलिए सभी को लिया है ताकि आप जो यहाँ पढ़ लें, नाम को आप ध्यान रखें ताकि आए क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाएँ। ठीक है, पहला जो है उन्होंने द्रविड़ों ने क्या किया था, कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि इन्होंने द्रविड़ों ने जो है समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की, उन्होंने जो है कृषि का विकास किया, फिर सिंचाई के लिए नदियों को बांधने का कार्य भी किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आए तो सत्य असत्य के लिए आ सकता है, मिलान के लिए आ सकता है, कूट में आ सकता है। ठीक है, इसमें से 3 दे देगा, एक और नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है, या 4 कोई और दे देगा, एक इसमें से दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा जो है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार द्रविड़ों का विकास कौन सा माना गया है। तो आप ध्यान रखेंगे तीनों का नाम। ठीक है, रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई, इतनी मेहनत से प्रश्न नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोग याद रखें ताकि आए क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाएं, है ना। देखेंगे 29, प्रश्न नंबर 29, संस्कृति के 4 अध्याय रचना में ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश था। ऋग्वेद का जिक्र हुआ है, ध्यान रखेंगे, उल्लेख हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय में। बहुत बहुत बड़ा है ये ग्रंथ, पुस्तक जो है संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही बड़ा है, आप सभी को पता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न अगर बनाने बैठ जाओ तो कई सौ प्रश्न बनेंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन चुनकर जो है प्रश्नों को मैंने बनाया है, जो ही प्रश्न बनाई हूँ जो पूछा जा सकता है, ऐसे फालतू प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, प्रश्न तो कैसे भी बन सकता है। तो बताएंगे संस्कृति के 4 अध्याय रचना में ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश कौन सा था। सप्त सैंधव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सप्त सैंधव देश था आर्यों का, ध्यान रखेंगे। 30वां प्रश्न है, कर्म ज्ञान और भक्ति में कार्य कर्म कांड तो 16 आने आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्रागवैदिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ है। उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये जो यहाँ पे कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय यानी प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है। ठीक है, प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है, अब ये जो कथन है वो किस प्रकरण से है ये आपको बताना है। अब इतना डीप क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने सोचा ये भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्या पता आ जाए क्वेश्चन। तो दूसरे प्रकरण से है। ठीक है, दूसरे प्रकरण से ये जो है कथन लिया गया है। प्रकरण 2 ऑप्शन में है ही नहीं, प्रकरण 1 2 है ना, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रकरण 2 से लिया गया है यह कथन। ठीक है, प्रकरण 2 का क्या नाम है, आर्य द्रविड़ समस्या। ठीक है, पहले अध्याय के प्रकरण 2 का नाम है आर्य द्रविड़ समस्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, आदमी कमज़ोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद में होती है। देश की एकता पहले टूटती है, दास्ता उस पर बाद को आती है। कितनी अच्छी बात कही है रामधारी सिंह दिनकर ने। चलिए आपको पता ही चल गया, संस्कृति के 4 अध्याय से कथन है ये। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे,
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से है? यह पंक्ति जो है किस रचना से लिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये पंक्ति जो है संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जो है खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? पुस्तक में दिया गया है मुसलमान उस समय जो है मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा थी। ठीक है, फारसी भाषा थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृति के रूप में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए मलुकदास की जो कविता है, मलुकदास की एक कविता है, कौन सी है देखिए मुझे याद ही नहीं आ रहा, उनकी एक कविता है उसका उल्लेख किया गया है, मलुकदास का याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा नवोत्थान कवि के रूप में। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान कवि के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? यानी इसका भी उल्लेख है, अकबर का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब या सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो उर्दू में बिल्कुल मत जाइएगा, हिंदी में रखा जाता था, पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, हिंदी, ये मत सोचिएगा अकबर मुसलमान थे तो उर्दू हो जाएगा या फारसी हो जाएगा, नहीं, गलत है। राइट आंसर हिंदी होगा। ठीक है, चलिए इतने प्रश्न थे, तो आशा करती हूँ आपको प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। संस्कृति के 4 अध्याय अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, आधे अधूरे पढ़े हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न जो है अगर बनेगा तो आपको ज़रूर प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करिए। मूल पुस्तकों को अब मत पढ़िएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ लिया है उसको लगे कि आपको आप भूल रहे हो तो उनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। छोटा सा कमेंट भी करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है,